हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10 का साइंस का क्रैश कोर्स 800+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 15 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया कि हम आपको इस साइंस के क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास कराएंगे और यह उन 20 क्लास में से 15वां क्लास है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 14 तक की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके बाकी अन्य क्लासों को भी अटेंड कर सकते हैं। और हमने आपको कई बार कहा कि अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% साइंस के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 15 अर्थात 15th क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड ही आएगा, आपको सिर्फ उनका अच्छे से आंसर देते हुए चलना है। और आप अगर इन क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलेंगे। और अगर आपके लिए क्वेश्चन अभी भी नया है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ए जल का, बी कांच का, सी प्लास्टिक का या फिर डी मिट्टी का। तो जल, कांच और प्लास्टिक का, इन तीनों का उपयोग तो लेंस बनाने में होता है, लेकिन जो मिट्टी है इसका किसी प्रकार का कोई भी प्रयोग नहीं होता है लेंस बनाने में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। मिट्टी पदार्थ का लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, अर्थात जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है तो उस कोण को किस कोण के नाम से जाना जाता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण को निर्गत कोण कहते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अगर किसी माध्यम में आपको अपवर्तनांक का मान निकालना है तो उसके लिए किस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर या फिर डी। सभी के सभी उत्तर सही है। तो ये एक स्नेल का नियम भी होता है, यह एक सूत्र होता है अपवर्तनांक निकालने का कि आप किसी भी माध्यम में किसी का भी अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं साइन आई बटा साइन आर फॉर्मूला से, साइन इंटरेक्टिव साइन रिफ्रैक्टिव से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। किसी भी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान होता है वह साइन आई बटा साइन आर होता है। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात जो स्वस्थ मानव नेत्र होता है उसमें सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क की जो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है। 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर। तो हमने आपको यह क्वेश्चन बहुत बार बता रखा है कि यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आपको यह क्वेश्चन ऐसे भी याद रहना चाहिए कि सामान्य नेत्र के लिए जो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह तो 25 सेंटीमीटर होती है और जो सुस्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी होती है वह अनंत होती है। अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए आपसे तो अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगा और अगर न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, अर्थात जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाती है तो उसकी जो आंखें हैं वे साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकती है, निकट की वस्तुओं को देख सकती है, बड़ी वस्तुओं को देख सकती है या फिर इनमें से किसी को भी नहीं देख सकती है। तो दूर दृष्टि दोष सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि होता क्या है। दूर दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जब व्यक्ति का आंख दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन उसको निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो दूर दृष्टि दोष में जो आंखें होंगी वे साफ साफ दूर की वस्तुओं
वस्तुओं को देख सकेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले आंख को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। बस दोनों का विपरीत होता है। जिसको जोन सा दृष्टि दोष होता है वही चीज़ उसको अच्छे से दिखाई देती है। जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसकी दूर की वस्तुएं अच्छे से दिखाई देती है, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है? अर्थात सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यह भी आता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाता है प्रिज्म। प्रिज्म के बिना कभी भी स्पेक्ट्रम नहीं बनाया जा सकता है। तो जो कांच का प्रिज्म होता है उसमें उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में ऐसा कौन सा रंग होता है जिस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? ए लाल रंग का, बी हरा रंग का, सी पीला रंग का, या फिर डी बैंगनी रंग का। तो हमने आपको बताया कि प्रिज्म में लाल रंग का झुकाव तो बिल्कुल कम होता है, जो झुकाव अधिक होता है वह बैंगनी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंगनी का। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। किस उपकरण में धन और स्वर्ण का चिन्ह नहीं होता है? अर्थात ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा उपकरण है जिस उपकरण में ना ही धन चिन्ह रहता और ना ही स्वर्ण नहीं है ऋण होना चाहिए था, ना ही पॉजिटिव साइन होता है और ना ही नेगेटिव साइन होता है? एम्पियर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। तो एम्पियर में, वोल्ट मीटर में, विद्युत सेल में तो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन रहता है, लेकिन कुंडली एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। 100 ओम नहीं 10 ओम लिखा हुआ है। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो हमने आपको बताया था श्रेणी क्रम में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो 100% उसका सही सॉल्यूशन निकाल के आइएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि दो प्रतिरोध है, 10 ओम और 20 ओम का दो प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो और उसका समतुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो जो प्रतिरोध होंगे उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो एक है 10 ओम का और एक है 20 ओम का। तो इसका अगर आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इन दोनों को बस आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल टू 30 ओम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 ओम। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह उसके दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, अर्थात 10 ओम प्लस 20 ओम इक्वल टू 30 ओम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है वह कितना जूल किया जाता है? अर्थात 12 वोल्ट का एक विभवांतर है और उस विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश को ले जाने में कितना जूल कार्य किया जाता है? 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल, या फिर 10 जूल। तो 12 वोल्ट का विभवांतर और दो बिंदुओं के बीच दो कूलाम आवेश को ले जाना है, तो 12 दूनी 24 जूल उसको कार्य करना पड़ेगा, तभी वह दो कूलाम आवेश को ले जा पाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जूल। विद्युत फ्यूज काम करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वह किस प्रभाव पर काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या फिर डी किसी पर भी नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है। यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? अर्थात अगर कोई नरम लोहा और उस नरम लोहा को आप धारावाही कुंडली के गर्भ में अर्थात बीचों बीच रख देते हैं तो वह क्या बन जाएगा? एक सामान्य चुंबक बनेगा, एक विद्युत चुंबक बन जाएगा, कोई भी चुंबक नहीं बनेगा, या फिर बनने वाला चुंबक पर रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। तो अगर किसी भी आप नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में अर्थात बीच में रख देंगे तो वह एक विद्युत चुंबक का रूप ले लेगा, अर्थात विद्युत चुंबक बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबक बनता है अगर किसी आप नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख देते हैं तो। 1 किलोवाट आवर तुल्य है। जो 1 kWh 1 किलोवाट आवर रहता है वह कितने जूल के बराबर होते हैं? कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के, 3.6 × 10⁻6 जूल के, 36 × 10⁻6 जूल के, या फिर डी 36.00 जूल का। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है वह बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अगर आप नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किस चीज़ से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक, अर्थात इनमें से किसके बिना आप नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं?
सिलिकॉन बहुत आवश्यक है, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर डी एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम पदार्थ बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है यूरेनियम। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, अर्थात जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो जल होता है उसका अपघटन होता है। H2 प्लस O2 मुक्त होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो H और O के आयनों का अनुपात होगा, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात कितना होगा, 1:2, 1:3, 2:1 या फिर डी 1:1। तो H2 और O2 जब विद्युत धारा में प्रवाहित करने पर जल का अपघटन करेगा तो जो H2 का अनुपात होगा वह 2 हो जाएगा और O2 का अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो H और O का अनुपात होगा वह 2:1 हो जाएगा। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अर्थात इस एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जा सकता है कि भोजन का पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, और दूसरा भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, और दोनों का आंसर एक हो जाएगा। उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या फिर विघटन अभिक्रिया। तो जो भोजन का पचना तथा पकाना होता है वह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया भोजन का पचना तथा पकाना अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जो जल में अणुओं की संख्या होगी वह कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी या फिर डी 3 होगी। तो अगर संतुलित समीकरण में Fe प्लस H2 इक्वल टू Fe3O प्लस 4 प्लस H2 को अगर संतुलित किया जाए तो उसमें जो H2 की संख्या होगी, अर्थात H2O जल में जो अणु की संख्या होगी वह 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ Fe3O4 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। जो जल में अणुओं की संख्या हो जाएगी वह 4 हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, जब उसको जलीय घोल से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह वियोजित होकर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विच्छेदन, विघटन, द्विविस्थापन या फिर क्लोरोक्षार प्रक्रिया। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह वियोजित होकर अर्थात अलग होकर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोक्षार प्रक्रिया। चीनी का आणविक शब्द क्या है, यहाँ शब्द नहीं है सूत्र होना चाहिए था कि जो चीनी है उसका आणविक सूत्र क्या है, CH3COH, C6H12O6, C12H12T2 या फिर O11 या फिर CH3CHO। तो हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बार बता रखा है कि जो चीनी का आणविक सूत्र है C12H22O11 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C12H22O11। हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है, अर्थात जो हमारा शरीर है, जो मानव शरीर होता है वह किस पीएच परास के रेंज के अंदर रहता है तभी वह कार्य करता है। 0 से 6 के बीच, 6 से 9 के बीच, 9 से 11 के बीच या फिर 7 से 7.8 के बीच। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो हमारा शरीर है उसका पीएच परास 7 से 7.8 के बीच रहेगा तभी हमारा शरीर कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 to 7.8। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिस पदार्थ को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ए लिथियम को, बी कैल्शियम को, सी कॉपर को और डी आयरन को। तो लिथियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, जिसे आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम। लिथियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा यौगिक है जो कि एक आयनिक यौगिक है, CH4CO2, CaCl2 या फिर DNS3। तो CaCl2 एक ऐसा यौगिक है जो कि एक आयनिक यौगिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCl2। निम्नलिखित में कौन उम धातु नहीं उपधातु, अर्थात इनमें से कौन उपधातु है, Fe, Cu, Ni या फिर Sb। लोहा, कॉपर, निकेल या फिर Sb। तो ये तीनों की तीनों तो धातु है, उपधातु सिर्फ और सिर्फ Sb है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Sb। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Sb एक उपधातु है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, जो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था उसका जो संश्लेषण हुआ था वह सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, कोल्ब ने किया था, बोहर ने किया था, वर्जिलियस ने किया था या फिर डी किसी ने नहीं किया था। तो जो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया थी उसका जो संश्लेषण किया गया था वह बोहर ने किया था, बोहर के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोहर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था।
कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है जब वह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, मीथेन देता है, ईथेन देता है, एथीन देता है या फिर डी एथाइन को देता है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह एथाइन को देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथाइन। निम्नलिखित में कौन समा अवयवी अर्थात इन चारों में से कौन सा चीज है, कौन सा सूत्र है जो कि एक समा अवयवी है। C2H6 C6H6 C5H10 C2H12 C2H5OH या फिर CH3OCH3 CH4 या फिर C2H6। तो इनमें जो समा अवयवी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी है C2H5OH और CH3OCH3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3 एक समा अवयवी है। वर्ग एक जो वर्ग प्रथम वर्ग होता है उस प्रथम वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातु या फिर लैंथेनोइड्स। तो जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं वे सभी के सभी क्षार धातुएं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस मेटल्स। वर्ग जो प्रथम के तत्व होते हैं वे क्षार धातुएं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार धातुएं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है, अर्थात पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है और उसमें जो एडीपी टूटता है तो उसके टूटने से उनमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 kg पर मोल या फिर बी 305 kg पर मोल या फिर सी 3.5 kg पर मोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब पौधों में श्वसन की क्रिया होती है तो उसमें एडीपी के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह 30.5 kg पर मोल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30.5 kg पर मोल। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जाइलम पाया जाता है। तो जो जाइलम होता है उसका क्या काम होता है, जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, जल के वहन के लिए, जल को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन के वहन के लिए उत्तरदायी है। तो जो पादप में जाइलम होते हैं वे जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे जड़ों से लेकर जल को अपने पत्तियों तक, तनों तक पादप में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौधा में जो जाइलम है वह उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। खुला परिसंचरण तत्व किसमें पाया जाता है, अर्थात ये 4 प्रकार का जीव का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से खुला परिसंचरण तत्व किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊंट में। तो मनुष्य में, घोड़ा में और ऊंट में इन सभी में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। प्रतिवर्त क्रिया क्या है, जो प्रतिवर्त क्रिया है यह क्या है, लार आना, रक्तदान, हृदय गति या फिर सभी के सभी। तो प्रतिवर्त क्रिया वैसी क्रिया होती है जो कि अपने आप क्रिया होती है। तो लार आना, रक्तदान, हृदय गति या फिर सभी के सभी। तो ये सभी के सभी क्रिया प्रतिवर्त क्रिया ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। जो कोमल मस्तिष्क होता है, जो सॉफ्ट वाला मस्तिष्क होता है वह कहाँ सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में या फिर कहीं पर भी नहीं। तो जो कोमल मस्तिष्क होता है वह मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कोमल मस्तिष्क मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, अर्थात जो मानव का शरीर होता है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, रक्त कोशिका, मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका या फिर डी सभी, ये सभी के सभी कोशिका। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है उस कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चन बैंक में बहुत बार रिपीट हुआ है कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह किसमें होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में या फिर पैरासियम में। तो हमने आपको बहुत बार बताया रखा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन, आपको सिर्फ 2 नाम याद रखना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन एक तो ईस्ट में होता है और दूसरा हाइड्रा में होता है। तो अगर ऑप्शन में हाइड्रा रहेगा तो ईस्ट नहीं रहेगा और अगर ईस्ट रहेगा तो हाइड्रा नहीं रहेगा। तो इसमें ईस्ट है अर्थात हाइड्रा नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। फूल में नर जनन अंग होता है, जो फूल होते हैं उन फूलों में नर जनन अंग क्या होता है, केसर, अंडक, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। तो जो फूलों में नर जनन अंग होता है उस नर जनन अंग को पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, अर्थात जो मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उन 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम। तो जो मनुष्य के 22 क्रोमोसोम होते हैं उस 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को ऑटोसोम कहा जाता है।
पक्षी और चमगादड़ के पंख अर्थात पक्षी और जो चमगादड़ उनके पंख किस प्रकार के अंग है? समजात अंग, समवृत्त अंग, अवशेषी अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पक्षी और चमगादड़ के पंख है वे एक प्रकार के समजात अंग के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समजात अंग। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटक। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जो कि अनेक प्रकार के जीव होते हैं, हिरन, जेवरा, ये सभी किसी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाकाहारी। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी। ओजोन का जो एक अणु है इस एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3 या फिर 4। ओजोन के एक अणु में जो परमाणु की संख्या होती है वह 3 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 होगी। पेट्रोलियम का उपयोग होता है। जो पेट्रोलियम होता है उसका किस चीज़ में उपयोग होता है? मोटर वाहन में अर्थात गाड़ियों में, जलयान में, वायुयान में या फिर इनमें से सभी में। तो जो पेट्रोलियम होता है उसका इन सभी चीज़ों में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में भी, जलयान में भी और वायुयान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जो कोयला है उसका मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव, पौधे, चट्टान या फिर सभी। तो जो कोयला है उस कोयला का मुख्य स्रोत होता है पौधे। पौधों के द्वारा ज़्यादातर कोयलों को निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधे। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला का मुख्य स्रोत पौधा है। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यह आपका क्रैश कोर्स का 15वां अर्थात 15वां क्लास था। इसके बाद इसका 5 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% साइंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा, साइंस के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।